तो सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे शिवम लो पॉइंट पे। और कल जो हम चर्चा कर रहे थे वो एविडेंस एक्ट पे कर रहे थे। तो एविडेंस एक्ट में हमने जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक देख लिया था कि उसमें कितने अध्याय हैं, कब लागू हुआ, कब इन्फोर्स हुआ, ये सब वगैरह हमने देख लिया था। फिर इसके बाद हम अब चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं सेक्शन वाइज। तो हम सेक्शन देखेंगे पहले एक, तो दोनों एक्ट का 2023 और 1872 के जो अधिनियम है दोनों का सेक्शन एक देखेंगे। तो जब हम सेक्शन एक देखेंगे तो 2023 में जो दिया गया है उसका दिया गया है संक्षिप्त नाम, उसका लागू होना और उसका प्रारंभ। वहीं अगर हम देखें तो जो 1872 वाला एक्ट है उसकी धारा एक है, उसकी धारा एक में कहा गया है कि उसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया है, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ। ये तीन शब्द दिए गए हैं साक्ष्य अधिनियम 1872 में। क्या शब्द है? तीन शब्द, संक्षिप्त नाम है उसका, विस्तार है और प्रारंभ है। वहीं अगर हम देखते हैं अब जो 2023 का एक्ट बना है उसमें जो है ये विस्तार शब्द नहीं है, उसमें है लागू होना। क्या है? लागू होना, संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। तो 2023 में भी धारा एक में कहा गया है कि संक्षिप्त नाम क्या होगा इसका, लागू होना और इसका प्रारंभ, ये कहा गया है। अब दोनों ही एक्ट में केवल अंतर है तो विस्तार का, क्योंकि पुराना जो एक्ट था उसमें विस्तार के बारे में बताया गया था, क्योंकि जब उस समय जम्मू कश्मीर में ये अधिनियम लागू नहीं होता था। फिर 31 अक्टूबर 2019 में एक बिल आया, उस बिल के आने के बाद सारे के सारे एक्ट जम्मू कश्मीर पर लागू होने लगे, क्योंकि उसे भारत के अधीन कर लिया गया, भारत में उसको सम्मिलित कर लिया गया। और जो भी वहाँ पे दंगे फसाद होते थे उन सब पे अब जो है एकदम काबू पा लिया गया है, इसलिए अब वो भी भारत का एक भिन्न भाग हो गया है और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वो हमारे सामने आ चुका है। तो इसीलिए 31 अक्टूबर 2019 में जो एक्ट आने के बाद में जितने भी एक्ट थे हमारे, जितने भी अधिनियम थे, जिनमें हर अधिनियम अधिकतर लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर के सिवाय, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि सारे एक्ट भारत पर लागू हैं, संपूर्ण भारत पर। तो इसीलिए अब जो है इसका जो विस्तार है उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह दे दिया गया है लागू होना। बाकी सेम चीज वही है धारा एक में। तो हम देखते हैं इसको धारा एक को। तो संक्षिप्त नाम क्या होगा हमारा, कोई सा भी एक्ट का ले लीजिए संक्षिप्त नाम। अगर इसका हम करेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। वहीं ये लागू होना, इसका लागू कहाँ तक होगा? ये संपूर्ण भारत पर होगा लागू। इसका प्रारंभ कब होगा, प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक होगा इसका, इसके बारे में बताया गया है। तो जो इसका प्रारंभ है उसके बारे में जब हम देखेंगे तो जो लागू होता है जी, एक तो ये चीज आएगी इसमें लागू होने में संपूर्ण भारत पे तो है ही, लेकिन जितने भी समस्त न्यायालय हैं, न्यायालय, जितने भी समस्त न्यायालय हैं या न्यायिक कार्यवाहियां हैं जिनमें सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, न्यायालय या न्यायिक कार्यवाहियां, न्यायिक कार्यवाहियां जिनमें सेना न्यायालय भी सम्मिलित है, जिनमें सेना न्यायालय सम्मिलित है। अब ये लागू होता है सब पर, सेना न्यायालयों पे भी ये अधिनियम लागू होता है। लेकिन वहीं हम देखें 1872 को, तो इसमें कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि सेना न्यायालयों पर लागू नहीं होते हैं। अब इसमें साफ साफ पहले कह दिया गया है कि ये अधिनियम इनके सिवाय लागू नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या दे दिया गया है? तो इसमें दे दिया गया है आर्मी एक्ट, आर्मी एक्ट को इसमें लगा दिया गया। फिर है नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट के बारे में इसमें बताया गया है, डिसिप्लिन एक्ट। फिर है इसमें मध्यस्थ, फिर शपथ पत्र, नेवल डिसिप्लिन एक्ट हो गया और इंडियन नेवी एक्ट हो गया, इंडियन नेवी एक्ट।
पांच हो गए, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट। एयरफोर्स एक्ट, ये 6 चीजें। अब इन चीजों पर जो है, ये 1872 वाला वो हमारा साक्ष्य अधिनियम 1872 वाला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इन चीजों पर लागू नहीं होता था। लेकिन अब जो 2023 वाला जो अधिनियम पारित किया गया है, जो नया अधिनियम बना है, उसमें कह दिया गया है कि ये समस्त न्यायालयों पर तो लागू है और जितनी भी न्यायिक कार्यवाहियां हैं उनमें भी लागू है, लेकिन अब ये सेना न्यायालय में भी सम्मिलित है, सेना न्यायालय भी इसी में शामिल है, तभी सेना न्यायालय पर भी लागू होगा। लेकिन सिवाय, यहाँ शब्द एक इस्तेमाल हुआ, सिवाय किसके। अब 2 प्रोविजन इसमें भी दिए गए हैं कि जो उनका लागू नहीं होगा। पहला शपथ पत्र और दूसरा है मध्यस्थता। इन 2 चीजों पर भी ये लागू नहीं होगा। तो यहाँ देखें हम, तो यहाँ पे भी मध्यस्थ दे रखा है, यहाँ भी शपथ पत्र दे रखा है, तो यहाँ भी ये लागू नहीं हो रहा है मध्यस्थ पे और शपथ पत्रों पे, और यहाँ भी। लेकिन यहाँ पे जो है 6 चीजें दे रखी हैं, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, मध्यस्थ अधिनियम और शपथ पत्रों पर, और इंडियन नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, इन 6 पर ये लागू नहीं होता है। एविडेंस एक्ट 1872 इन 6 पर लागू नहीं होता। वहीं जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इन 2 पर लागू नहीं होता, बाकी समस्त सब पर लागू होता है। क्योंकि जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 बना था, तब हमारा देश गुलाम था और ब्रिटिश क्राउन के अधीन हम सब लोग गुलाम बन के अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो तब उस समय जो आर्मी थी वो सब ब्रिटिश क्राउन के अधीन थी, इसीलिए ये प्रोविजन इसमें रखे गए थे कि इन पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, स्वतंत्र हमारा अधिनियम बन गया है, स्वतंत्रता पूर्वक हमने अधिनियम को बना लिया गया है, तो फिर उसके बाद में जो भी न्यायालय है, जो भी सेना है, सब हमारी सेना है, हम किसी के गुलाम नहीं है और अब गुलाम बना सकते हैं, इतनी पावर हो गई है। तो इसीलिए अब ये समस्त न्यायिक कार्यवाहियों और सेना न्यायालयों में भी लागू है, सिवाय इनके शपथ पत्र और मध्यस्थता को छोड़कर। अब यही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। अगर इसमें पूछेगा तो निम्नलिखित में से किस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है, तो वहां ऑप्शन दे देगा शपथ पत्र। वहीं अगर शपथ पत्र ऑप्शन देगा एक और 3 ऑप्शन देगा, अलग से देगा। मान ली किसी धारा के प्रोविजन दे देगा, तो वहां आपको देखना है कि शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है। वहीं अगर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होता है, तो वहां एक ऑप्शन में रख देगा मध्यस्थ और बाकी 3 ऑप्शन में कोई भी एविडेंस के सेक्शन के प्रोविजन रख देगा, तो वहां आपको ये मध्यस्थ दिखाना है। तो ये दोनों चीजें देखनी है। वहीं अगर 1872 से पूछेगा तो इन 6 में से कोई चीज पूछेगा, लेकिन वहां साफ साफ दे रखा होगा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो एक्ट है वो किन पर लागू नहीं होता है। इन 6 में से कोई चीज दे रखी होगी। वहीं अगर वो कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किस पर लागू नहीं होता है, तो इन दोनों में से कोई चीज दे रखी होगी, तो ये हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि पीटी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो, पूछता भी है, कई जगह ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। अब आते हैं हम इसके बाद में, इसमें जो हो गया हमारा लागू होना हो गया, संपूर्ण भारत पे इसका प्रारंभ हो गया। और कब से प्रारंभ हुआ? 1 जुलाई 2024 से इसका प्रारंभ हो गया है। 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो चुका है हमारा नया वाला एक्ट। वहीं अब हम देखते हैं सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 जब हम 1872 के एक्ट की बात करेंगे, धारा 2 की, तो इस धारा 2 को जो है निश्चित कर दिया गया है। अब कौन से अधिनियम के द्वारा? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1938 का एक एक्ट बना था, 1938 का एक एक्ट बना था, उसकी धारा 2 के अनुसार इस धारा 2 को निश्चित कर दिया गया। किसमें? इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 2 को निश्चित कर दिया गया है। किस अधिनियम के द्वारा? अधिनियम 1938 की धारा 2 के द्वारा से निश्चित कर दिया गया। वहीं अगर हम देखें नए वाले एक्ट में, तो नए वाले एक्ट में जो धारा 2 है हमारी, धारा 2 में उन्होंने परिभाषा का खंड बना दिया गया, परिभाषाएं, यानी परिभाषा खंड बना दिया इसको धारा 2 को, क्योंकि यहाँ तो ये धारा खाली थी, निश्चित हो गई। तो नए वाले एक्ट में क्या करा, जो धारा 2 है इसी को यूज कर लिया और परिभाषा खंड बना दिया। अब इसके अंदर देखेंगे हम परिभाषाएं कौन कौन सी है। तो परिभाषाएं इसमें, अब इसमें जो परिभाषाएं हैं वो एक उसमें नई परिभाषा जोड़ दी गई है, बाकी सारी पुरानी ही परिभाषाएं ऐसी की ऐसी उतार दी है। तो इसमें जो परिभाषा है, पहले है न्यायालय की परिभाषा।
ठीक है। अब अगर हम नए वाले की बात करेंगे तो आता है पहले उसमें न्यायालय, न्यायालय के बाद में आता है आपका निश्चायक सबूत, फिर आता है नासाबित, फिर आता है दस्तावेज, फिर आता है साक्ष्य, फिर आता है फैक्ट, फिर विवादक तथ्य। लिख लेते हैं यहाँ से। ए में न्यायालय, न्यायालय यानी कोर्ट, ये भी हम देखते हुए चलेंगे क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक है, इंग्लिश में शॉर्ट ट्रिक है। फिर आता है निश्चायक सबूत, निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। फिर हमारा सी में जो थर्ड पॉइंट पे आती है वो आती है नासाबित, नासाबित यानी कि डिस्प्रूव। फिर डी पॉइंट में आ जाएगा हमारा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। ई में आ जाएगा हमारा एविडेंस यानी कि साक्ष्य। ई में आ गया हमारा एविडेंस यानी कि साक्ष्य। फिर हम उसमें देखेंगे ई के बाद में आते हैं हम एफ पर, तो एफ में आ जाता है हमारा फैक्ट, एफ में आ जाएगा फैक्ट यानी कि तथ्य। फिर इसके बाद में एफ के बाद में आएगी जी, जी में आ जाएगा विवादक तथ्य। विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू, ये हो गया हमारा जी में फैक्ट इन इशू। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, जी के बाद में आएगा एच, तो एच में आएगी हमारी अवधारणा करेगा। एच में आ जाएगा हमारा उपधारणा, तो उपधारणा कर सकेगा यानी कि मे प्रिज्यूम। फिर इसके बाद में आई में आ जाते हैं। अब आई में जो है इसके बाद में अब यहाँ तक जो आए हैं हम यहाँ सीरियल वाइज आए हैं एकदम, तो सीरियल वाइज के बाद में जब आई आएगी तो उसमें आएगा साबित नहीं हुआ। फिर जे, आई जे, जे जे में आएगा हमारा साबित यानी कि प्रूव्ड। के में हम देख लेते हैं, के में आएगा हमारा सुसंगत, सुसंगत बचा, रिलेवेंट, एल, अब क्या बचा, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, एल में आएगा उपधारणा करेगा। करेगा यानी कि सेल्फ प्रिज्यूम, इसे बोलेंगे मे प्रिज्यूम। तो ये है हमारी डेफिनेशन जो नए वाले एक्ट में दी गई है। तो अब पुराने वाले एक्ट में जो हम देखते थे उसमें एक भारत की डेफिनेशन थी, भारत की डेफिनेशन मतलब भारत के बारे में बताया गया था ये अधिनियम भारत पर लागू है। तो लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें भारत को कहीं भी दिखाया नहीं गया है, केवल ये डेफिनेशन दी गई है इसमें। लेकिन अब इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो देखो यहाँ ये शॉर्ट ट्रिक बनती है। शॉर्ट ट्रिक क्या बनती है, ये है सी, ये है सी, फिर है डी, डी, ई, एफ, एफ, फिर एम, मतलब कि एफ के बाद में कोई भी नहीं है तो डायरेक्ट एम, एम के बाद में साबित नहीं हुआ तो नॉट प्रूव्ड, एम एन, फिर पी आ गई क्योंकि ओ से कोई चीज मैटर बनती ही नहीं है तो पी आ गई प्रूव्ड, फिर पी के बाद में आ रिलेवेंट, फिर सेल्फ प्रिज्यूम। तो इसी को देखेंगे तो सी के जो है हमारे दो हैं, कोर्ट और कंक्लूसिव प्रूफ, फिर डी के हमारे दो हैं, डिस्प्रूव और डॉक्यूमेंट, ई का हमारा एक है एविडेंस, एफ के हमारे दो फैक्ट एंड फैक्ट एंड इशू, फिर मे प्रिज्यूम एक है, नॉट प्रूव्ड एक है, प्रूव्ड एक है, रिलेवेंट एक है और सेल्फ प्रिज्यूम एक है। इसी की अगर ट्रिक बनाए तो देखो पहले तो है दो बार सी यानी कि कोर्ट, दो बार सी अगर हम देखेंगे तो पहले में आ जाएगा कोर्ट, दूसरे में आ जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ, फिर डी को अगर हम देखेंगे तो हमारी दो ही डी है, ठीक है, दो ही डी है तो डी को हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा डॉक्यूमेंट, यानी कि पहले में आ जाएगा डिस्प्रूव्ड, इसमें स्पेलिंग ज्यादा है, और इसमें आ जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में एक है हमारा एफ, वो डी ई, ई आई, ई माने एविडेंस, फिर है हमारा ई के बाद में एफ, एफ से आ गया फैक्ट,
फैक्ट आ गया। फिर फैक्ट इन इशू, फिर दूसरा एफ है तो फैक्ट इन इशू। तो इस तरीके से याद करेंगे ना हम, तो बाद में इनके आगे हमें क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ही याद होती चली जाएंगी। तो देखो यहाँ मिला लो जी से, कहाँ है जी, जी फैक्ट इन इशू, तो विवादक तथ्य है फैक्ट इन इशू। तो यही एक ट्रिक है इसकी याद करने की, कि ये इस तरीके से बहुत आसानी से याद हो सकती है। फिर अगर हम इन्हें डेफिनेशन को देखें, तो पुराने वाले एक्ट में जो है डेफिनेशन तो दी गई है, लेकिन वहां जो है धारा 3 में बताया गया, क्योंकि धारा 2 वहां कर दी गई है निर्सित। तो धारा 2 उन्होंने निर्सित कर दी, तो धारा 3 को जो है उन्होंने निर्वचन खंड बना के उसका निर्वचन खंड बना दिया और उसी में वो सारी चीजें डाल दी। अब धारा 3 में हम देखें तो धारा 3 में जो है 10 परिभाषाएं दी गई। धारा 3 में किसकी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जो धारा 3 है, इसमें जो है निर्वचन खंड इसको बना दिया इन्होंने। अब निर्वचन खंड में इन्होंने 10 परिभाषाएं बना दी। 10 परिभाषाएं कौन सी, न्यायालय की बना दी, तथ्य की बना दी, सुसंगत तथ्य, विवादक तथ्य, फिर दस्तावेज, दस्तावेज के बाद साक्ष्य, साक्ष्य के बाद में ना साबित, और साबित नहीं हुआ, फिर उसके बाद में भारत। ये 10 परिभाषाएं इन्होंने ऐसे धारा 3 में बना दी। अब जो हम देखेंगे, अब इन परिभाषाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसके अंतर्गत क्या शामिल है, इसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। तो पहले जो हम बात करते हैं न्यायालय की, बात करते हैं इस एक्ट की जो है न्यायालय। तो पहली परिभाषा है हमारा न्यायालय की। तो न्यायालय की परिभाषा है, तो 2(1) में है ये सब, ए में। तो न्यायालय की परिभाषा है, तो न्यायालय की परिभाषा में क्या गया है कि न्यायालय में वे सभी शामिल है। कौन सभी शामिल है, सभी मजिस्ट्रेट, सभी न्यायाधीश और ऐसे वैध रूप से प्राधिकृत ऐसे व्यक्ति जो ऐसी कार्रवाई को करने में या साक्ष्य को ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करे गए हैं, वे सभी व्यक्ति शामिल हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं, एक तो सभी न्यायाधीश, सभी न्यायाधीश इसमें शामिल है, प्लस सभी मजिस्ट्रेट इसमें शामिल है न्यायालय में। और वैध रूप से प्राधिकृत जो व्यक्ति है, प्राधिकृत व्यक्ति, जिस व्यक्ति को साक्ष्य ग्रहण करने के लिए ऑथोराइज किया गया है, वह भी इसमें शामिल है। तो यही इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि न्यायालय में शामिल है, ऑप्शन दे देगा न्यायाधीश शामिल है, सभी मजिस्ट्रेट शामिल है, वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति शामिल है, या लास्ट में डी में ऑप्शन डाल देगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ए में रख देगा न्यायाधीश, बी में ये रख देगा, सी में इसको रख देगा, डी में इसको रख देगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे, कोई न्यायाधीश पे लगाएगा, कोई मजिस्ट्रेट पे लगाएगा, कोई वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति पे लगाएगा। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी के सभी न्यायालय में शामिल है। वही हम आप देखते हैं परिभाषा बी, यानी कि धारा 2 की धारा 1 का सब क्लॉज बी हम देखते हैं, वहां बात की गई है निश्चायक सबूत, यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ। तो निश्चायक सबूत क्या होगा, आप देखते हैं निश्चायक सबूत। तो निश्चायक सबूत की जब बात की गई है, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी एक ऐसा तथ्य है जिसके साबित हो जाने पर, कोई भी ऐसा तथ्य है जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और वह साबित हो जाता है, उसका अस्तित्व है, तो न्यायालय उस तथ्य के बाद में किसी दूसरे तथ्य को ग्रहण नहीं करेगा, कोई भी ऐसे तथ्य को ग्रहण नहीं करेगा। अगर एक तथ्य साबित हो जाता है तो दूसरे तथ्य को न्यायालय स्वतः ही साबित मानेगा। तो इसमें सिर्फ यही है निश्चायक सबूत में कि एक तथ्य के साबित हो जाने पर न्यायालय दूसरे तथ्य को साबित हुआ मानेगा, जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है, जब तक वह ना साबित नहीं किया जाता है। अब इसी में एग्जाम्पल देखते हैं ना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में जब हम देखेंगे, तो अभी जो नया वाला एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो इसकी धारा 35 है और दूसरी धारा है इसकी 116, ये दोनों धाराएं हैं। तो धारा 35 में जो बात की गई है, धारा 35 में बताया गया है कि प्रोवेड विषयक, विवाह विषयक, नवाधिकरण विषयक, दिवाला विषयक, बेर एक साथ में जरूर होना चाहिए, ताकि ये धारा आप देख सकें।
तो धारा 35 में बताया गया है कि प्रोबेट विषयक, नवाधिकरण विषयक और दिवाला विषयक और विवाह विषयक, ये सारी की सारी बातें उसके बारे में की गई है। जब कोई बिल है, ऐसी कोई बिल है, किसी संपत्ति की कोई वसीयत है जिसको ऑथोराइज किया गया है, उसको प्रमाणित किया गया है, तो उसके बारे में ये बताती है कि अगर एक तथ्य साबित हो जाता है तो दूसरे तथ्य को कोर्ट स्वतः ही साबित मानेगा। तो यही है हमारा निश्चायक सबूत। वहीं अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं तीसरे की, सी, पॉइंट सी। तो सी में क्या कहा गया है, हमारा सी में कहा गया है ना साबित, यानी कि डिस्प्रूव। तो डिस्प्रूव में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा चीज है या ऐसी वस्तु है जो न्यायालय के समक्ष या प्रज्ञावान ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो उसको समझने के लिए उसके अस्तित्व में है, जो उसको समझ सकता है, लेकिन ऐसी कोई वस्तु या चीज अस्तित्व में विद्यमान ही नहीं है जो ये देखने के बाद ये अनुमान लगा सकता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उसी को कहा गया है ना साबित। ना साबित, ऐसी कोई वस्तु या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष या प्रज्ञावान व्यक्ति के समक्ष यह प्रदर्शित करती है कि उसका अस्तित्व नहीं है, तो इसी को कहा जाएगा ना साबित। तो इसी को क्या कहा जाएगा, ना साबित। फिर आते हैं हम डी में। अब डी में हमारा क्या कहा गया है, एक तो हो गया ना साबित। अब डी में आते हैं हम डॉक्यूमेंट, यानी कि दस्तावेज। तो दस्तावेज हमारा क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं कि दस्तावेज होगा क्या। तो जब दस्तावेज के हम बारे में बात करेंगे तो दस्तावेज में है कि ऐसा कोई भी तथ्य है या ऐसी कोई भी चीज है जिस पे उंगली चिन्ह लगा दिए गए हैं, या कोई हस्ताक्षर है, ठीक है, या कोई हस्ताक्षर है, या कोई चिन्ह है, या कोई अंक है, या कोई अंकों के द्वारा, जिसे हम इंद्रियों द्वारा यानी कि उंगलियों से छू करके महसूस कर सकते हैं, जिसे हम इंद्रियों द्वारा यानी कि उंगलियों से छू करके महसूस कर सकते हैं, वह दस्तावेज है। वह क्या है, वह दस्तावेज है। फिर इसके बाद में आते हैं हम ई में, और ई में हमारा कहा गया है एविडेंस, यानी कि साक्ष्य। तो साक्ष्य कैसा होता है, तो साक्ष्य दो प्रकार का होता है, एक तो मौखिक साक्ष्य और दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य, यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य। तो साक्ष्य हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। ई में हम साक्ष्य तक आ गए। अब हम आते हैं एफ, यानी कि ई के बाद एफ होता है फैक्ट। तो फैक्ट हम देख लेते हैं, तो एफ में है फैक्ट, यानी कि तथ्य। तो तथ्य क्या है हमारा, तथ्य क्या हुआ हमारा, तो कोई भी ऐसी वस्तु या उसकी अवस्था या उसका संबंध जो किसी ऐसी चीज से सशक्त हो, बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, वह तथ्य है। क्या चीज, कोई वस्तु, यहाँ देखेंगे कोई वस्तु है या वस्तु का संबंध है, कोई वस्तु है या वस्तु का संबंध है, या उसकी अवस्था जो किसी तथ्य से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वह उसी तथ्य के अकॉर्डिंग ही है, जो किसी वस्तु से सशक्त है। सशक्त मतलब जुड़ा हुआ, तो वह तथ्य है। जैसे कि ए ने कुछ कहा,
वह एक तथ्य है। बी की ख्याति है, वह एक तथ्य है। सी ने कुछ बोला, वह एक तथ्य है। ए और डी ने किसी के बारे में उपहास पूर्वक उसकी आलोचना की, यह एक तथ्य है। तो देखा, सुना, कहा, ये सब एक तथ्य हैं। तो इसी के बारे में बताया गया है एफ पॉइंट में। अब एफ के बाद में हम आगे आते हैं, तो आगे हमारी जो परिभाषा है, तो जी पॉइंट पे आते हैं हम। एफ के बाद में आते हैं हम जी पॉइंट पे। तो जी में हमारा विवादक तथ्य है। तो जी पॉइंट है हमारा, जी में है हमारा विवादक तथ्य, विवादक तथ्य, यानी कि इसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू मतलब कि कोई भी ऐसा विवाद जो कहाँ से शुरू हुआ उसके बारे में फैक्ट इन इशू के बारे में बताया। जैसे कि दो लोगों में लड़ाई हुई, दो लोगों में झगड़ा होता है, तो झगड़े का कारण क्या था? कि झगड़े का कारण था कि पहले उन दोनों में आपस में किसी बात को लेकर के बहस हुई। बहस होने के बाद में उन दोनों में गाली गलौज हुई, और गाली गलौज होने के बाद में दोनों ने एक दूसरे को लतड़ियाना शुरू कर दिया, थपड़ियाना शुरू कर दिया। तो यही जो चीज है वो होती है हमारा विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू। के विवाद का क्या कारण था, कि ऐसा क्या कारण था जो विवाद उत्पन्न हुआ, तो इसी को कहा जाता है विवादक तथ्य। विवादक तथ्य कैसे? जैसे ए ने बी को 10 रुपए को लेकर, ए के जो 10 रुपए हैं वो बी पर उधार है। अब ए ने बी से 10 रुपए मांगे, बी ने इसको कह दिया मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जो करा जाए कर लिया। अब एक को गुस्सा गया, ने बोला मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इनने फिर इसको कहा कि तू उस पर जो करा जाए कर लिए। फिर ऐसे ही इन दोनों में बहस होती रही। बहस होने के बाद में दोनों में गाली गलौज शुरू हुई। गाली गलौज शुरू होने के बाद में दोनों में एकदम घमासान युद्ध का माहौल बन गया। इतने में ही कोई थर्ड व्यक्ति आया, उसने आग लगा दी, आग में घी डाल दिया, दोनों भिड़ गए आपस में, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, सूता साथ शुरू हो गई, इधर से लात, इधर से घूंसे, इधर से डंडे। तो यही होता है विवादक तथ्य। मतलब ऐसा कौन सा विवाद है, ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सी बात है जिससे विवाद उत्पन्न हुआ, तो इसी को बोलते हैं विवादक तथ्य। विवादक तथ्य जो स्वयं या अन्य है, इसकी परिभाषा है तथ्य, विवादक तथ्य जो स्वयं या अन्य अन्य तथ्य से सशक्त हो, विवादक तथ्य है। ये है एग्जाम्पल इसका, विवादक तथ्य। अब हमने देख लिया जी। अब जी के बाद में आगे आते हैं। तो जी के बाद में जो हमारी परिभाषा है वो है उपधारक कर सकेगा। तो उपधारक कर सकेगा यानी कि मे प्रज्यूम के बारे में, जी एच, उपधारणा कर सकेगा। तो मे प्रज्यूम, तो उपधारणा कर सकेगा। तो किस चीज की उपधारणा कर सकेगा? इसमें कहा गया है कि न्यायालय 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 जो है ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। कैसे तथ्य को साबित मानेगा? ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह ना साबित नहीं किया जाता, या ऐसे तथ्य की या ऐसे तथ्य के विषय में अन्य साक्ष्य की मांग भी कर सकता है। तो इसमें कहा गया है कि उपधारणा कर सकेगा यानी कि मे प्रज्यूम, यानी कि न्यायालय इसको यहाँ तो मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। लेकिन अगर न्यायालय ऐसे तथ्य को मानता है कि हाँ ऐसी घटना घटित हुई है, लेकिन फिर भी कोर्ट उसके बारे में अन्य तथ्य की भी मांग कर सकता है। इसमें कहा गया है अन्य तथ्य की भी मांग कर सकता है। अब इसी में हम अगर एग्जाम्पल देखें इसका, तो धारा 117 है इसी एक्ट की, किसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 117। वहीं अगर हम इस एक्ट की बात करें 1872 वाले की, तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है 113 ए। अब इन धाराओं में क्या कहा गया है? दोनों धाराओं में एक ही बात कही कि कोई भी विवाहित स्त्री है, कोई भी विवाहित स्त्री है जिसको विवाह के पश्चात उसके साथ ऐसी मानसिक स्थिति या मानसिक उत्पीड़न उसके साथ पैदा किया गया या उसे दुष्प्रेरित किया गया, या किसी, अब मान लीजिए उसने कोई काम करा या उसे इतना उकसा दिया गया कि उसने कोई घटना घटित कर ली, तो उसी के बारे में है जो विवाहित स्त्री के दुष्प्रेरण के विषय में, दुष्प्रेरण के विषय में। तो दोनों धाराओं में एक ही बात है कि विवाहित स्त्री के दुष्प्रेरण के विषय में वही उपधारणा कर सकेगा। तो न्यायालय ये उपधारणा कर सकता है कि हाँ ऐसी स्त्री को उसके परिवार वालों ने, उसके पति ने या पति के नातेदारों ने उसे उकसाया होगा, उसे तंग किया गया होगा, उसे परेशान किया गया, तो उपधारणा तो न्यायालय कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ
न्यायालय अन्य सबूत की भी मांग कर सकता है। इसमें ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, ये कोई पाबंदी नहीं है कि न्यायालय उसको माने ही माने, लेकिन न्यायालय मान भी सकता है और अन्य सबूत की भी मांग कर सकता है। इसमें यही कहा गया है कि उदाहरण कर सकेगा। फिर हम आते हैं आगे, उसमें आई में कहा गया है कि साबित नहीं हुआ। अब साबित नहीं हुआ का क्या मतलब होगा? साबित नहीं हुआ यानी कि नॉट प्रूव्ड। तो ऐसा कोई भी तथ्य है जो साबित किया गया हो और ना साबित हो। ऐसा कोई तथ्य जो साबित तो किया गया लेकिन ना साबित हुआ। कैसे? देखो यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा तथ्य जो साबित तो किया गया लेकिन ना साबित हुआ। ना तो साबित किया गया और ना ही ना साबित। ना तो साबित किया गया, साबित किया गया और ना ही ना साबित, ना ही ना साबित। तो ये है इसका मतलब कि ऐसा तथ्य है जो साबित तो किया गया लेकिन ना साबित नहीं हुआ। ना ही तो वो साबित हुआ और ना ही ना साबित हुआ। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट। एग्जाम्पल ये है कि ए व्यक्ति है, इसको बी ने कोर्ट में यानी कि न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया। अब गवाही देने के लिए आया, ए आया, बी ने बुलाया। तो ए ने कहा कि हाँ सी चोर है। सी कौन है? चोर है। मैंने सी को किसी वस्तु को चुराते हुए देखा। लेकिन बाद में जब जब ए ने सी को दोबारा से कोर्ट में बुलाया, बी को दोबारा कोर्ट में बुलाया और पूछा क्या सी चोर है, तो बी ने कहा कि नहीं, बी चोर नहीं है और मैं नहीं जानता बी कौन है। तो ये इसी बात में बताता है कि ऐसा तथ्य जो ना तो साबित हुआ और ना ही ना साबित, तो उसे कहा जाएगा साबित नहीं हुआ। ऐसा तथ्य जो ना तो साबित हुआ और ना ही ना साबित, तो उसे कहा जाएगा कि साबित नहीं हुआ। वही हम आगे देखते हैं। अब साबित, आई के बाद में जे, साबित। अब साबित क्या है? यानी कि प्रूव्ड। तो प्रूव्ड क्या है? तो प्रूव्ड में आएगा न्यायालय अपने समक्ष विचार करने और ऐसे प्रज्ञावान व्यक्ति के जो उसको समझने में या इस संहिता के अधीन निर्दिष्ट कोई प्रोविजन है और उसमें वह तथ्य साबित हो जाता है। क्या है? न्यायालय अपने समक्ष विचार करेगा, किसी भी तथ्य पर विचार करता है। न्यायालय अपने समक्ष विचार करता है और इस अधिनियम के अधीन जो निर्दिष्ट प्रोविजन दिए गए हैं, जो भी प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों में वह बात सुसंगत है, रिलेवेंट है, सशक्त है, उसमें निर्दिष्ट है, तो उस तथ्य को न्यायालय ये मानेगा कि ये तथ्य साबित हो गया। उस तथ्य को न्यायालय मानेगा कि ये तथ्य साबित हो गया। अब आते हैं के पे। फिर भी एक बार और समझ लेते हैं कि न्यायालय अपने समक्ष विचार करने के पश्चात उसे ये लगता है या न्यायालय उस वकील साहब से ये पूछता है कि आप जो तथ्य मुझे बता रहे हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा में निर्दिष्ट है, प्रावधानित है। तो अगर वे ऐसा बता देते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की इस धारा में इस तथ्य को परिभाषित किया गया है या बताया गया है या प्रावधानित किया गया है, तो ऐसे तथ्य को न्यायालय साबित हुआ मानता है कि ऐसा तथ्य साबित है। तो वहीं पर बात करते हैं साबित की, प्रूव्ड की, तो यही है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सुसंगत की। सुसंगत यानी कि रिलेवेंट। अब रिलेवेंट क्या है? सुसंगत। तो सुसंगत से आशय है कि कोई भी ऐसा तथ्य है जो इस अधिनियम में निर्दिष्ट प्रोविजनों में सशक्त है, यानी कि जुड़ा हुआ है या उनमें निर्दिष्ट है। तो ऐसे तथ्य को जो धारा 3 से 50 तक में, जो धारा 3 से 50 तक में कहीं भी निर्दिष्ट है और ये न्यायालय को लगता है कि हाँ इसमें ये तथ्य निर्दिष्ट है, तो ऐसा तथ्य सुसंगत तथ्य कहलाता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट धारा पे, एल पर। तो एल हमारी उदाहरण करेगा। अब ये जो है प्रोविजन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, उपधारणा करेगा।
ये मैंडेटरी प्रोविजन है, यानी कि सेल्फ रिज्यूम। सेल्फ रिज्यूम तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं धारा 118। धारा 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118। अब ये मैंडेटरी जो प्रोविजन है इसमें है धारा 118। जब हम इसकी देखेंगे धारा 118, इसमें कहा गया है कि कोई भी, इसकी जो मेन लाइन है वो है दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा। इसकी जो मेन लाइन है धारा 118 की, दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा, मृत्यु के बारे में अवधारणा। तो वहां पर ये देखा जाए तो ऐसी कोई भी घटना है, ऐसी कोई घटना है जो किसी विवाहित महिला के विवाह के 7 वर्ष के पूर्व में घटित हुई है और उस घटना से ये प्रतीत होता है कि विवाह के पश्चात ऐसी महिला को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया गया था, उससे तंग किया गया था, उसके पति ने या पति के नातेदारों ने या पति के घर वालों ने उसे प्रताड़ित किया था, उसे मानसिक यातना दी थी और उसके पश्चात ऐसी किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो न्यायालय ये अवधारणा करेगा कि ऐसी महिला की मृत्यु दहेज मृत्यु हुई है। तो यही ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि दहेज मृत्यु हुई है। लेकिन कब तक? जब तक कि इसका जो जो अभियुक्त है, जो पति है, जब तक कि उसके पति या पति के नातेदार ये साबित ना करने की ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु नहीं थी, ये तब तक न्यायालय जो है यही अवधारणा करेगा। ये कहा गया है इसके बारे में। अब हम जो धारा 2 की जो उपधारा 2 है, ये तो धारा 2 की उपधारा 1 हो गया। धारा 2 की उपधारा 2 में बताया गया है कि ऐसे अधिनियम, कैसे अधिनियम जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या आईपीसी है, बीएनएस है या बीएनएसएस, तो इनमें जो वर्णित शब्द हैं उनका वही अर्थ होगा जो कि बीएनएसएस और बीएनएसएस में, बीएनएस और बीएनएसएस यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रोविजन दिए गए हैं, जो शब्द यूज करे गए हैं, इन शब्दों का ही वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों में है। ये धारा भी नई जोड़ी गई है इसमें, ये भी न्यू प्रोविजन है, न्यू प्रोविजन जोड़ा गया है और ये भी न्यू प्रोविजन जोड़ा गया है। तो धारा 2 जो है डेफिनेशन क्लॉज, इसमें नया ही जोड़ा गया है। तो आज हमने देखा सेक्शन 2 परिभाषा खंड हो गया खत्म। फिर आगे नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे आगे सेक्शन 3 से। तो बने रहिए इसको और आराम से देखते रहिए ध्यान से, बेयर एक्ट साथ में रख के। ओके, बेयर एक्ट साथ में रखोगे तभी समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है 118, अब मैंने बताया तो आप कम से कम 118 खोल के तो देखोगे कौन से एक्ट की है। वहीं अगर पुराने वाले इस एक्ट की बात करें तो जो है 113 बी, 113 बी पुराने एक्ट, ओल्ड एक्ट, ओल्ड एक्ट में है ये 113 बी। इसीलिए बेयर एक्ट रखना साथ में बहुत जरूरी है। पढ़ाऊंगा अच्छे से एकदम सिंपल भाषा में, बस समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा।